हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने कहा था धुरंधर बैच के अंदर अपन संपूर्ण मैथ्स, साइंस, जीके और रीजनिंग करने वाले हैं। तो आज समय आ चुका है साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर अपना टॉपिक रहने वाला है साउंड यानी ध्वनि। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन होगा आपका, एक एक पॉइंट में देख लेना, बहुत शानदार है। तो ये अपना धुरंधर बैच है। जो भी आपका साथी अग्निवीर 2026 की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अपना धुरंधर बैच है, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पूरा सिलेबस रहने वाला है। आज अपनी ये फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, पूरी फिजिक्स होगी। पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे पहले मैं टॉपिक लेके आया हूं अपना साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, तो ये अपना जो पहला टॉपिक है फिजिक्स का, जो आपको अपने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर धुरंधर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाओगे तो ये पूरा टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वहां टेलीग्राम पर आपको इस टॉपिक की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को बनाया गया है, बहुत ही अच्छे अच्छे पूरे चित्र सहित इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साउंड या ध्वनि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्वनि टॉपिक, साउंड यानी ध्वनि। एक एक पॉइंट में क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्वेश्चन आता है ध्वनि किसका रूप होता है? सर ध्वनि ऊर्जा का रूप होता है। अरे ध्वनि होती क्या है? अपन जो बोल रहे हैं, कोई कहीं से वस्तु गिर रही है तो हर चीज से ध्वनि उत्पन्न हो रही है क्या? ये ध्वनि वास्तव में होता क्या है? ये ध्वनि ऊर्जा का ही रूप होती है। किसका रूप होती है? ऊर्जा का रूप होती है। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है। अरे ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। सर ये कंपन क्या चीज होती है? अरे कंपन कुछ नहीं, वस्तु की गति, वस्तु की गति में यानी वस्तु का हिलना ही कंपन कहलाता है, और ध्वनि कंपन से ही उत्पन्न होती है। कंपन देखो, वस्तु को आगे पीछे होने की गति को ही कंपन कहते हैं। आप देखते होंगे गिटार होता है, गिटार के अंदर जो तार बंधे होते हैं ना, उन तारों को आगे पीछे करके छोड़ते ही क्या उसमें कंपन होता है क्या? और कंपन होते ही ध्वनि उत्पन्न होती है क्या? तो वह ऊर्जा का ही रूप होती है और कुछ नहीं है। ध्वनि कंपन से ही उत्पन्न होती है, यानी वस्तु का आगे पीछे होना ही, यानी वस्तु का हिलना ही क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होती है। ध्वनि किसके रूप में प्रसारित होती है? ध्वनि तरंग के रूप में प्रसारित होती है। सर समझ में नहीं आता, ध्वनि किस प्रकार तरंग के रूप में प्रसारित होती है? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझाओगे आप। आपने कभी पानी में पत्थर गिरा होगा, पानी में पत्थर गिरते ही आपने देखे होंगे कि इस प्रकार लहरें उत्पन्न होती हैं क्या? सेम इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे से आगे ये ध्वनि चलती रहती है, इस प्रकार आगे से आगे ये ध्वनि चलती रहती है। तो सेम इसी प्रकार ध्वनि तरंग के रूप में प्रसारित होती है। जिस प्रकार पानी में पत्थर डालने के बाद पानी में जो लहरें उत्पन्न होती है ना, सेम उसी प्रकार ध्वनि आगे से आगे प्रसारित होती रहती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि। देखो ये आपके लिए डायग्राम है, ये देखिए यहाँ कुछ ये स्पीकर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से देखो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, और ये ध्वनि देखो, ये बीच में जितने भी कण है ना, इन कण आगे से आगे कणों के अंदर क्या कंपन उत्पन्न होता है, और आगे से आगे ये ध्वनि प्रसारित होती रहती है। ये देखिए इस प्रकार ध्वनि आगे से आगे बढ़ रही है, और ये देखो यहाँ कोई व्यक्ति है जो इसको सुन रहा है। तो ध्वनि इस प्रकार आगे प्रसारित होती रहती है एक तरंग के रूप में, ठीक है ना। ये तरंग है, इस तरंग के जो ऊपर टॉप के सिरे होते हैं उसे सरंग कहा जाता है, और जो डाउन होते हैं इसे गर्त कहा जाता है, ठीक है ना। ये सरंग होते हैं, ये गर्त होते हैं। इस प्रकार ये ध्वनि है जो एक तरंग के रूप में प्रसारित होती रहती है। वाइब्रेशन। अब देखो तरंग कितने प्रकार की होती है? सर तरंग, ध्वनि तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंग। इसमें से ध्वनि कौन सी तरंग होती है? वैसे तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होती है यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? क्वेश्चन यही आता है बार बार।
एक तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंग। दोनों में अंतर क्या है समझा रहा हूं। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग, इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अरे विद्युत चुंबकीय तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सर माध्यम क्या होता है? अरे माध्यम किसी न किसी वस्तु का होना आवश्यक है, कुछ न कुछ मटेरियल होने की आवश्यकता है, तभी ये गति कर सकती है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उनको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। जबकि ध्वनि होती है ना, ध्वनि बोल दो या यांत्रिक तरंग बोल दो, इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे सर, जैसे वायु हो सकती है, वायु के अलावा द्रव्य पानी हो सकता है और कांच हो सकता है, इसके अलावा ठोस हो सकता है। इस प्रकार कुछ न कुछ माध्यम हो तभी ध्वनि आगे से आगे प्रसारित हो सकती है। बिना माध्यम के ध्वनि प्रसारित नहीं होगी। बार बार आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि चांद पर व्यक्ति अगर बातें करते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं चांद के ऊपर क्या नहीं है? माध्यम नहीं है, हवा नहीं है वहां पर। तो जो भी बोलेगा माध्यम नहीं है तो वो ध्वनि आगे गति नहीं करेगी। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये गति कर लेती है। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उदाहरण देखो, जैसे लाइट यानी प्रकाश। अरे प्रकाश किरणें आ रही हैं क्या? सूर्य कितनी दूर पर है, बीच में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां कोई माध्यम ही नहीं है, फिर भी ये अपनी पृथ्वी तक आ रही है क्या? क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रेडियो वेव, जैसे यूवी रेव, ये ऐसी है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रसारण के लिए। जबकि यही अपन बात करें यांत्रिक तरंग, प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती है? यांत्रिक तरंगें होती है। और इनको आगे से आगे संचरण होने के लिए, ये प्रसारित होने के लिए किन की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे चंद्रमा पर की गई बातचीत शून्य होती है। सर शून्य क्यों होती है? क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। और ध्वनि का कौन सी तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। समझ में आया क्या? ध्वनि यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। इसको संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि दूसरी तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनको प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये इसकी उदाहरण है। यहां देखो ध्वनि यांत्रिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को या तो यांत्रिक तरंग बोल दो या फिर अनुदैर्ध्य तरंग बोल दो। यांत्रिक या अनुदैर्ध्य एक ही बात है, ठीक है ना। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दोनों में अंतर क्या होता है ये मैंने बता दिया, दोनों में क्या अंतर होता है। समझ में आई क्या? क्वेश्चन ये होता है बार बार, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है या अनुप्रस्थ तरंग होती है? अरे ध्वनि यांत्रिक तरंग होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहां देखो ध्वनि के बारे में। ये देखिए, ये कोई साउंड है और ये वाटर। इसके अंदर देखो, इसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल, यांत्रिक तरंगें होती है। इनको गति करने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जैसे प्रकाश, लाइट हो गई, एक्स किरणें हो गई, इनको गति करने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। ये बिना माध्यम की गति कर लेते हैं। ये चीज और कुछ नहीं है इसमें। इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम यांत्रिक तरंगों के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी तरंगें होती है? देखो, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है ना, ट्रांसफर वेव, ये क्या होती है? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करती हैं। संरचना, इसमें सरंग और गर्त होते हैं। उदाहरण रबर या धागे में होने वाली गति से उत्पन्न तरंगें। सर ये क्या है? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करती हैं। अरे अभी एक चित्र बताया था मैंने, देखो ये इस प्रकार संचरण करती हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये माध्यम के कण होते हैं ना, उन कण के लंबवत दोलन करती है। यहाँ इसके अंदर जो ये ऊपरी शिरा होता है ना, उसे सरंग कहा जाता है, जबकि ये नीचे का शिरा होता है ना, उसे गर्त कहा जाता है। ये और कुछ नहीं है, ये सरंग होते हैं, ये नीचे गर्त होते हैं। पूरी एक सरंग और एक गर्त मिलाकर ये एक पूरा राउंड बनता है इसका। और क्या इसमें सरंग और गर्त होते हैं। उदाहरण के लिए रबर या धागे में होने वाली गति, आप रबर
रबर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच बांध देना, फिर इसको खींचकर रबर या धागे को खींचकर छोड़ देना, आपको यही गति नजर आएगी। अरे इस रबर को छोड़ दे को खींच के ना, तो आपको यही गति नजर आएगी। इस प्रकार की गति होती है। इसे कौन सी गति कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। यही जो संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करती है, यही गति है वो। इसके अलावा ये देखो, ये इसका उदाहरण है। कोई रबर ले लो या कोई धागा ले लो, इसकी गति को अपन देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये इस प्रकार गति करती है ये, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यांत्रिक तरंगों में अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ये देखो, अनुदिश दोलन करते हैं। माध्यम के कण होते हैं ना, वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ पढ़ लिया और अनुदैर्ध्य पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये जो माध्यम के कण होते हैं ना, ये तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये लो, इस स्प्रिंग को आप या तो यहां से खींचकर छोड़ना या फिर इसको दबाकर छोड़ना। ये किस प्रकार गति करेगी? ये इस प्रकार देखो, ये कहीं तो हेवी और कहीं नॉर्मल, कहीं फिर से और कहीं फिर से, इस प्रकार ये गति करेगी। तो ये कौन सी गति होती है? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन, ये होता है। इस तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन होता है ना, उसी क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए स्प्रिंग में तरंग, जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग होती है ना, वह तरंग कौन सी होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो क्या करती है? ये तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये बताया गया वेवलेंथ है। देखो, दो सरंगों के बीच की दूरी बोल दो या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं। ये देखो, ये हवा के अंदर आपको दिखाया गया है। देखो, यहाँ जो सरंग होते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ माध्यम की अधिकता है और ध्वनि है, जिसकी ध्वनि का संचरण हाई है, जबकि ये गर्त है, इसका मतलब यहाँ माध्यम थोड़ा कम है और जो ध्वनि की जो संचरण की जो गति है वो थोड़ी कम है। इस प्रकार ये डायग्राम बनाया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। देखो, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यांत्रिक तरंग यात्रा कर सकती है। अरे यांत्रिक तरंग कहां यात्रा कर सकती है? एक माध्यम में, लेकिन निर्वात में नहीं। मैंने बोला ध्वनि किसका उदाहरण है? ध्वनि आप कहते हो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर, माध्यम की आवश्यकता होती है। अरे यही तो पढ़ा है, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्वात में, अरे निर्वात में प्रकाश तरंगे गति कर सकते हैं, लेकिन यांत्रिक तरंगे गति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, ये पूछ रहा है यांत्रिक तरंग का कोई उदाहरण दो। सोना ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। साउंड वेव ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का ही उदाहरण है। क्यों? इसे गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये पूछ रहा है यांत्रिक तरंग का कोई उदाहरण, ध्वनि तरंग इसका उदाहरण हो गया। और ध्वनि तरंग बोल दो या यांत्रिक तरंग बोल दो, उसको गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आवर्ती प्रास के आधार पर ध्वनि के प्रकार है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही बनता है। ये बहुत ही आसान चीज है और एक क्वेश्चन पक्का ही बनता है। आवर्ती प्रास के आधार पर ध्वनि के प्रकार है। आवर्ती प्रास के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में विभाजित किया गया है और कुछ नहीं है। देखो, एक तो होता है इसके प्रकार में, देखो अवसर्व्य तरंग, एक होती है सर्व्य और एक होती है परासर्व्य तरंग। अवसर्व्य तरंग की आवर्ती प्रास क्या होती है? 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। अवसर्व्य तरंग की आवर्ती प्रास होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे भूकंप तरंगे, इन्हें हाथी, सांप, बिल्ली, ब्लू व्हेल आदि सुन सकते हैं। अरे अपन सुन सकते हैं क्या? अपन नहीं सुन सकते। अपन सुन सकते तो पहले से ही भूकंप का अंदाजा लगा लेते, लेकिन अपन इसको नहीं सुन सकते। क्यों? ये बहुत कम इनकी आवर्ती प्रास होती है। अवसर्व्य तरंगों की 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है, इसलिए अपन नहीं सुन सकते इसको। इसका उदाहरण है जैसे भूकंपीय तरंगे, किसका उदाहरण है? तो अवसर्व्य तरंगों का उदाहरण है। इसको कौन सुन सकता है? हाथी, सांप, बिल्ली, ब्लू व्हेल, ये सुन सकते हैं इनको। इनको अंदाजा हो जाता है भूकंप आने से पहले, क्योंकि ये तरंगें आती हैं और इन तरंगों को ये महसूस कर लेती हैं। फिर आती है सर्व्य तरंगे। सर्व्य ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जो तरंगे होती हैं वो सर्व्य तरंगे होती है। ये इनका आवर्ती प्रास है। इनको अपन सुन सकते हैं, बिल्कुल। इनको मनुष्य सुन सकता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मनुष्य कौन सी ध्वनि
कौन सी आवृत्ति प्रास की ध्वनियों को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि प्रास को सुन सकता है। एक होती है प्रासर्व्य तरंगें, कौन सी होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। अरे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे कौन सी प्रासर्व्य तरंगें कहते हैं? जैसे चमगादड़, अपन कहते हैं चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, अरे उसको दिखाई नहीं देता, वो गति करने के लिए ये प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करता है। चमगादड़ इसे उत्पन्न कर सकता है। चमगादड़ क्या करता है? प्रासर्व्य तरंगें उत्पन्न करता है, और वो टकराकर उसके कानों में वापस पड़ गई ना, इसका मतलब कोई अवरोध है, और वो टकराकर वापस नहीं आई, इसका मतलब आगे खाली जगह है, तो वो उड़ता रहता है। ये चमगादड़ इसको उत्पन्न कर सकता है, और कुछ नहीं है। इस स्लाइड में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो परासर्व्य तरंगों के उपयोग की बात करते हैं। परासर्व्य तरंगों के उपयोग कहां कहां होते हैं? देखो सोनार में, बिल्कुल सोनार के अंदर इसका उपयोग होता है। सोनार का काम क्या होता है? अरे जहाज वगैरह में लगते हैं, जहाज की गहराई मापने में, किसी वस्तु को खोजने में, दिशा ज्ञात करने में, किसी जहाज की दिशा देखने में, इस प्रकार इसका उपयोग होता है सोनार का। कीमती वस्तुओं की छपाई करने में बिल्कुल परासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है। गठिया रोग के निदान में परासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में परासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है। तो ये परासर्व्य तरंगों के उपयोग से संबंधित ये 4 उदाहरण है, याद कर लेना, क्वेश्चन आता है इनका बार बार। वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही फैक्ट लेके आया हूं मैं, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्वनि के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, यांत्रिक तरंग कहां यात्रा कर सकती है? एक माध्यम में। अरे पता है, यांत्रिक तरंग जैसे ध्वनि मान लो, ध्वनि यांत्रिक का ही तो उदाहरण है, तो ये यात्रा कहां कर सकती है? यात्रा करने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में कैसे यात्रा करेगी? वहां कोई माध्यम ही नहीं है, तो निर्वात में ये गति नहीं कर सकती। ध्वनि संचरण की गति, देखो इससे संबंधित प्रश्न आता है। ध्वनि का संचरण की जो सर्वाधिक गति कहां होती है? सर्वाधिक गति होती है ठोस में। ध्वनि संचरण की सर्वाधिक गति होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव्य में, और सबसे कम होती है गैस में। सर निर्वात में? अरे निर्वात में 0 होती है, ठीक है ना, इसमें कहीं निर्वात मत कर देना। जबकि प्रकाश तरंगें होती है ना, उनकी गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। वो प्रकाश टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। तो ध्वनि संचरण की गति की बात करें तो सर्वाधिक ठोस में, उससे कम द्रव्य में, और उससे कम गैस में, इसका ये क्रम होता है। निर्वात में चाल, अरे निर्वात में चाल तो शून्य होती है भैया। ध्वनि की या यांत्रिक तरंगों की निर्वात में कोई चाल ही नहीं होती, इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के सामान्य गुण की बात करते हैं। वायु में चाल, ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वायु में इसकी चाल क्या होती है? ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु के अंदर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, याद रख लेना। वहीं एक एल्यूमिनियम का प्रश्न पूछा जाता है बार बार। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो याद रख लेना, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बताओ ठोस में सर्वाधिक हुई कि नहीं हुई? ठोस के बाद द्रव्य के बाद गैस, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस के कण सर्वाधिक नजदीक होते हैं, क्या डेंसिटी अधिक होती है, द्रव्य के थोड़े दूर होते हैं, इसकी डेंसिटी इससे कम होती है। जबकि गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो बताओ सर्वाधिक वायु ध्वनि की चाल कहां होती है? ठोस में, उससे कम द्रव्य में, गैस में। अब बताओ एल्यूमिनियम के अंदर चाल अधिक होगी क्या? बिल्कुल होगी, 6420 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वायु में 320 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ध्वनि के लक्षण देखते हैं। देखो तीव्रता या प्रबलता क्या चीज होती है? आवाज का तेज या धीमा होना ही क्या कहलाता है? तीव्रता या प्रबलता कहलाता है। आवाज का तेज होना और धीमा होना उसकी तीव्रता या प्रबलता कहलाती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? देखो मैं आपको बताता हूं। यह आयाम पर निर्भर करता है। आवाज का तेज होना, धीमा होना किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। बताओ ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सर डेसिबल होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। वाट प्रति वर्ग मीटर, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो डेसिबल होता है। स्मॉल डी और बी से दर्शाया जाता है, इसको याद रख लेना। इससे संबंधित और अगर बात करते हैं, एक होता है तारत्व, पिच। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पिच से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तारत्व बोल दो या पिच बोल दो।
ध्वनि के तीखी या मोटी होने का आधार क्या है? तारत्व या पिच। ध्वनि, किसी की ध्वनि तीखी होती है, किसी की ध्वनि मोटी होती है, वो किस पर निर्भर करती है? उसके तारत्व यानी पिच पर निर्भर करती है। देखो, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये तारत्व या पिच है ना, ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व अधिक होगा, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व कम होगा, पिच कम होगी उसकी। तो तारत्व होता है ना, वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। तारत्व किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के। बताओ, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व भी अधिक होगा, और जिसकी आवृत्ति कम होगी तो उसका तारत्व भी कम हो जाएगा। ये समानुपाती होती है। उच्च तारत्व महिला की आवाज और मच्छर की भिनभिनाहट। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न आता है, महिला की आवाज और पुरुष की आवाज में किसका तारत्व अधिक होता है? अरे, आवृत्ति जिसकी अधिक होती है ना, तो महिला की आवाज आवृत्ति अधिक होती है तो उसका तारत्व भी अधिक होता है, और पुरुष की आवृत्ति कम होती है आवाज की तो उसका तारत्व भी कम होता है। एक होता है मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में किसका तारत्व अधिक होता है? तो मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार आता है। कम तारत्व के उदाहरण ये रहे, पुरुष की आवाज और शेर की दहाड़, ये कम तारत्व के उदाहरण है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है इनका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। अरे, ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाब को 2 गुना कर दिया जाए। जैसे पूछेगा कि वायु में ध्वनि की चाल ये है, अगर अपन दाब को 2 गुना कर दें तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? अरे, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 0 कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ताप इंपॉर्टेंट है। ताप ध्वनि की चाल के समानुपाती होता है। ताप ध्वनि की चाल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन आता है, ठंड के समय और दोपहर के समय ध्वनि की चाल कब अधिक होगी? अरे, दोपहर के समय अधिक होगी। क्यों? कि धूप पड़ती है, वातावरण का ताप अधिक होता है, और ताप अधिक होते ही ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। एक होती है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। आर्द्रता हमेशा ध्वनि की चाल के समानुपाती होती है। आर्द्रता बरसात होने के जस्ट बाद ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है। जैसे बिजली का गड़गड़ाना अधिक दूर तक सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि ये आर्द्रता वायु में क्या हो जाती है? आर्द्रता हो जाती है। आर्द्रता हमेशा ध्वनि की चाल के समानुपाती होती है। आर्द्रता बढ़ी, इसका मतलब ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ध्यान रखना इस चीज का। एक होता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? ध्वनि की चाल। सर, ये क्या चीज है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ने का मतलब दूसरी चीज घटना होता है। तो घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, और घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी। डेंसिटी यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्वनि की चाल। ध्यान रखना इस चीज का। जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे यहां एक पेड़ है और यहां आप आवाज लगाओगे तो ये, और यहां ऐसा समझो 5 पेड़ है, ठीक है। यहां घनत्व कम है और यहां घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक है। अगर डेंसिटी अधिक हो गई तो आवाज दूरी तक नहीं जाएगी अपनी। क्यों? घनत्व अधिक हो गया, ये रुकावट होगी ध्वनि को। जबकि यहां एक ही पेड़ है, इसके मुकाबले यहां डेंसिटी कम है यानी घनत्व कम है, तो यहां आवाज अधिक दूरी तक जाएगी। क्यों? कि घनत्व कम होने पर ध्वनि अधिक जाती। क्यों? घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्वनि की चाल। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। समानुपाती का मतलब दोनों वृद्धि करेंगे तो दोनों वृद्धि करेंगे, और कमी करेंगे तो दोनों कमी करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं अनुरणन क्या होता है। अनुरणन ध्वनि का परावर्तन होकर बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। अरे, ध्वनि का परावर्तन होकर बार बार कानों में सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। अनुरणन काल कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है।
अनुरणन काल कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, अनुरणन काल या अनुरणन का समय क्या होता है? 0.8 सेकंड। ध्वनि का परावर्तन होकर बार बार सुनाई देना अनुरणन। हाँ देखो, इस अनुरणन की समस्या को रोकने के लिए तो मोटे कपड़े या गद्देदार फाइबर वगैरह बिछाए जाते हैं। सिनेमा हॉल में देख रहे हैं आप जाते ही आपको नीचे मोटे कारपेट बिछे हुए नजर आएंगे। आप ये मत समझना अपने स्वागत के लिए बिछाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिनेमा हॉल में अनुरणन को कम करने के लिए ये चीजें की जाती है। मोटे कपड़े के गद्दे बिछाए जाते हैं या मोटे कपड़े की वो बिछाई जाती है दरियां वगैरह, तो अनुरणन को कम करने के यानी ध्वनि के परावर्तन को कम करने के लिए। अरे सिनेमा हॉल तो बंद होता है और उसके अंदर बार बार ध्वनि घूम फिर कर वही ध्वनि आएगी, तो अपनी समझ में क्या आएगा? तो अनुरणन को कम करने के लिए वो पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं, वो मोटी दरियां बिछाई जाती है। नेक्स्ट देखो, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि का कम ज्यादा सुनाई देना ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अरे डॉपलर नामक वैज्ञानिक था, इसने ये बताया था ध्वनि का कम सुनाई देना और अधिक सुनाई देना। जैसे कोई साउंड है अपने नजदीक आ रहा है तो हमें अधिक सुनाई देगा, दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगा। इन्होंने उदाहरण दिया था, जैसे एम्बुलेंस अपने नजदीक आ रही है तो उसका जो सायरन है वो हमें अधिक सुनाई देगा, और दूर जा रही है तो उसका सायरन हमें कम सुनाई देगा। ये डॉपलर प्रभाव है और कुछ नहीं है। अब देखो, और इस जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से संबंधित फैक्ट बढ़ते हैं ना, उनकी बात करते हैं। देखो, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हमेशा ध्यान रखना, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है ना, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए कंपन एवं प्रत्यास्थ माध्यम आवश्यक होता है। अरे ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले यही पढ़ा था, कंपन के बिना ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ये बोल रहा है ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए कंपन एवं प्रत्यास्थ माध्यम आवश्यक होता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि तरंग होती है ना, उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें ध्वनि से संबंधित, चमगादड़ को रास्ता बताने में पराश्रव्य तरंगें मदद करती हैं। चमगादड़ रात में देखता नहीं है, आप सोच रहे होंगे चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता। वो गति करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है और कुछ नहीं है। समुद्री जल में ध्वनि की गति, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, ये 531 नहीं है, ये 1500 है, ठीक है ना। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये 1531 है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन या स्वर कहते हैं। एकल आवृत्ति द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है ना, उसे टोन या स्वर कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। प्रतिध्वनि यानी इको क्या होता है? प्रतिध्वनि इको को कम करने हेतु दीवारों पर फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं। अरे प्रतिध्वनि होती है ना, ध्वनि का परावर्तन होकर बार बार सुनाई देना, उसको कम करने के लिए फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं। जो मैंने बताया था ना, सिनेमा घर में मोटे मोटे दरियां बिछाई जाती हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, तो उस प्रतिध्वनि यानी इको साउंड को कम करने के लिए ही लगाए जाते हैं। प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण एक से अधिक बार सुनाई देती है क्या? अरे बिल्कुल, परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि बार बार हमें सुनाई देती है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। अरे बिल्कुल होता है, बताया तो था, ताप के समानुपाती होती है क्या? ध्वनि की चाल। अरे ताप अधिक होगा तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगा। सर्दियों में क्या होता है? ताप कम होता है तो ध्वनि की चाल भी कम होती है। यही बोल रहा है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है तो ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। क्यों? कि ताप की समानुपाती होती है ध्वनि। आगे अपन बात करते हैं सोनार। सोनार की फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार की फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह परावर्तन और प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो सोनार होता है ना, ये परावर्तन और प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके उपयोग की बात करें तो पनडुब्बी में, समुद्र की गहराई मापने में, दिशा ज्ञात करने में सोनार का उपयोग किया जाता है। सर किस प्रकार का होता है सोनार? ये लो, सोनार इस प्रकार का होता है। ये लो, ये जहाज है, इसके अंदर सोनार लगा हुआ है। ये देखो, इसकी गहराई नाप रहा है। अब यहाँ इसको पता चल गया नीचे कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई पहाड़ी वगैरह है, या कुछ समुद्र के अंदर जहाज वगैरह डूब जाते हैं, उनकी खोज करने में इस सोनार का उपयोग किया जाता है।
और देखो कांच में ध्वनि की चाल क्या होती है? 3980 मीटर प्रति सेकंड है कांच में ध्वनि की चाल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे हुए है ना वही क्वेश्चन लेके आया हूं। कांच में ध्वनि की चाल होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग कहां यात्रा नहीं कर सकती? अरे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। आवर्ती का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जैसे HZ से दर्शाया जाता है। आवर्ती का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम है, ध्वनि की जो प्रबलता है ना वो उसके आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि बोल दो या इको बोल दो, सुनने हेतु श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने हेतु श्रोता और परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो कितनी होती है? 17.2 मीटर होती है। याद रखना इसको। आगे अपन बात करें, ध्वनि का तारत्व आवर्ती से निर्धारित होता है। अरे ध्वनि का जो तारत्व यानी पिच होती है ना वो उस आवर्ती से निर्भर होती है क्या? बिल्कुल होती है। जिसकी आवर्ती अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होगा, जिसकी आवर्ती कम होगी उसका तारत्व कम हो जाएगा। वही मच्छर का भिन्न भिन्नाट वाला है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई सर डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई बोल दो, यूनिट बोल दो, डेसिबल होती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है ना वो ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन पर। वायुयान की चाल मापते हैं किसमें? मेक में। इंपॉर्टेंट है, वायुयान की चाल और जहाज की चाल दोनों का प्रश्न आया हुआ है। वायुयान की चाल मापते हैं किसमें मापते हैं? मेक में मापते हैं। जबकि जहाज की चाल नोट में मापते हैं। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है ना। और ये अपना जो ध्वनि का टॉपिक है ये वह कंप्लीट, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। ये PDF वहां आपको मिल जाएगी। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेना। जो भी ध्वनि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं लेके आया हूं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो तैयारी कर रहे हैं ना उससे संबंधित जो भी टॉपिक है ना, इन टॉपिकों के बाहर कोई प्रश्न नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।